नाज़रीन, अब तक की सबसे बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि इजराइल की जानिब से यमन पर हमला कर दिया गया है और ये इजराइल की तारीख का सबसे बड़ा अटैक है जो यमन पर किया गया है। दर्जनों जंगी जहाज़ों के साथ ये अटैक किया गया। जो यमन का एयरपोर्ट है, उनकी बंदरगाहें, उनके ऑयल टैंकर्स और उनके पावर स्टेशन, ये तमाम के तमाम इस वक्त निशाना बने हैं। तो ये एक भयानक जंग की तरफ एक अहम तरीन कदम है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह की जानिब से बहुत बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। हिजबुल्लाह के जितने भी लीडर्स शहीद हुए थे, बताया जा रहा है कि वो तमाम के तमाम रिप्लेस कर दिए गए हैं। उनकी जगह पर नए लोगों ने आकर, नए फाइटर्स ने आकर बतौर कमांडर्स अपनी पोजीशन संभाल ली हैं और अब हिजबुल्लाह बहुत बड़ा अटैक इस वक्त इजराइल पर करने की तैयारी कर रही है। और ये सारे ज्वाइंट अटैक अब होंगे क्योंकि यहां पर यमन भी निशाना बन गया है और हिजबुल्लाह तो बन ही रही है। तो बहुत बड़ा अटैक अब दोनों की जानिब से कोऑर्डिनेटेड इसकी तैयारी हो रही है। दूसरी तरफ बशार उल असद के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। बशार उल असद ने एक खत भेजा है जो हसन नसरुल्लाह की फैमिली है और नए जो हिजबुल्लाह के चीफ है उनके नाम, और अपनी पूरी सपोर्ट का ऐलान किया है और बताया कि उनकी फोर्सेस पूरी तरह से रेडी हैं। जब भी इजराइल की फौज दाखिल होगी तो जो बशार उल असद की फोर्सेस हैं वो भी लेबनान के साथ शाना बशाना लड़ेंगी। तो ये भी आपको बताएंगे ईरान की इस वक्त स्ट्रेटजी क्या है, जो न्यूक्लियर का मामला है वो कहां पर पहुंचा है, और अमेरिका ने मजीद फोर्सेस भेज दिए हैं यमन पर हमले के बाद और एयर डिफेंस अलर्ट कर दिया गया है। और वहां पर अमेरिका बता रहा है कि पूरी तरह से वो तैयार है, अगर रिस्पॉन्ड किसी ने किया इजराइल के खिलाफ तो वो भी अटैक करने जा रहे हैं। मतलब अमेरिका ये कह रहा है कि वो यमन पर या ईरान पर या किसी के ऊपर भी जिसने भी अटैक किया इजराइल पर वो भी हमला कर सकते हैं। तो ये ताज़ा तरीन जो इस वक्त तफसीलात आ रही हैं आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे बड़ा हमला इजराइल की जानिब से यमन पर किया गया है और अब देखिए कि इजराइल ने 5 मुल्कों को अब बरह रास्त निशाना बना दिया है। तो अब इस तरह से 5 मुल्क इस जंग का बरह रास्त हिस्सा बन चुके हैं। 5 कैपिटल्स को इजराइल ने निशाना बनाया है। तो अब मतलब आप देख लेंगे मामलात किस तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं ऑलमोस्ट। अच्छा, अब जो यमन के ऊपर अटैक किया गया है इसमें एयरपोर्ट्स निशाना बने हैं, इसमें बंदरगाहें, हुदैदा की जो वेरी उनकी इंपॉर्टेंट बंदरगाह वो निशाना बनी है। इसके साथ साथ जो पावर स्टेशंस हैं वो निशाना बने हैं, जो ऑयल टैंकर्स हैं वो निशाना बने हैं। और हुदैदा के ऊपर जो हमला हुआ है, रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरा शहर हिल के रह गया, इतने बड़े अटैक्स थे। जैसे बेरूत पर हमला हुआ, 85 बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराया गया तो पूरे का पूरा बेरूत हिल कर रह गया। तो इसी तरह जब हुदैदा पर यह हमला हुआ है तो पूरे का पूरा हुदैदा हिल के रह गया है। तो ये मैं पहले जो तफसीलात वहां से आ रही हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। द जेरूसलम पोस्ट लिख रहा है, द इजरायली आर्मी कैरिड आउट द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्राइक अगेंस्ट हौसीज इन यमन सिंस द बिगिनिंग ऑफ द वॉर। इस जंग का ये सबसे बड़ा अटैक है और पीछे हिस्ट्री में चूंकि इस तरह की कोई लड़ाई इजराइल और यमन के दरमियान हुई नहीं है, तो ओवरऑल ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा अटैक है जो इजराइल की जानिब से यमन के ऊपर किया गया है। एयर स्ट्राइक टारगेटेड ऑयल टैंक्स at Ras Issa port with additional strike on Hudaida port on the Red Sea west of the Yemen। दो जो बंदरगाहें हैं उनको निशाना बनाया गया है और जो दोनों के ऊपर ऑयल टैंकर्स हैं वो अंडर अटैक आए हैं। More than 10 air strikes targeted Al Hudaida port causing explosions that shook the city। इतने बड़े ये धमाके हुए, 10 एयर स्ट्राइक्स उन्होंने बंदरगाह के ऊपर की, ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया, इतने बड़े धमाके हुए कि पूरे का पूरा शहर जो है वो हिल के रह गया। द इजरायली एग्रेशन ऑन वेस्टर्न यमन टारगेटेड द अल हली पावर जनरेशन स्टेशन इन द कोस्टल सिटी ऑफ अल हुदैदा। हुदैदा का जो पावर जनरेशन स्टेशन है उसको भी निशाना बनाया गया, यानी उनका एनर्जी स्टेशन, उनके पावर स्टेशंस और उनके एयरपोर्ट्स, ये किसी भी मुल्क का जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो यही होता है। और अगर हम यमन की बात करें तो हौसीज के कौन सा कोई डिफेंस मिनिस्ट्री है या कौन से उनके हेडक्वार्टर्स हैं, उनका तो सारे का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अंडर द सरफेस है, वो तो टनल्स के अंदर है। तो इस तरह ये जिन एरियाज को इन्होंने निशाना बनाया ये सारे के सारे सिविलियंस एरियाज है, ये कोई यमनी आर्मी के नहीं है। यानी बंदरगाह या एयरपोर्ट्स या ये जो पावर स्टेशंस हैं जिससे लोगों को बिजली जा रही है तो उसका यमन की आर्मी से क्या ताल्लुक है। तो ये सिर्फ एक टेरर फैलाने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। द इजरायली एयर स्ट्राइक्स टारगेटेड हुदैदा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हुदैदा का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको जनाब निशाना बनाया गया है। फायर्स हैव इग्नाइटेड इन फ्यूल टैंक्स एट अल हुदैदा पोर्ट
which thick smoke rising as a result of the airstrikes. वहां पर बता वो ये रहा है कि बड़े बड़े आग के शोले और धुआं जो है वो उड़ता हुआ देखा जा सकता है. इजरायली आर्मी टारगेट्स पावर प्लांट्स, ऑयल फैसिलिटीज इन यमन, ये अल जजीरा इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है. तो जनाब किस्सा यूं है कि कल यमन की जानिब से हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ अटैक किया गया था इजराइल को. नेतन्याहू के जहाज को निशाना बनाया गया था. जब नेतन्याहू का जहाज अराइव किया है तेल अवीव एयरपोर्ट, जो बेन गुरियन एयरपोर्ट है वहां पर, तो यमन ने उस वक्त हमला किया. तो इसका मतलब उनका नुकसान काफी हुआ है और इसी वजह से अब इजराइल ने ये यमन के ऊपर हमला किया. वगैरह इससे पहले भी यमन अटैक कर चुका है, लेकिन इजराइल ने उससे पहले तो रिस्पॉन्ड नहीं किया यमन के ऊपर. तो अगर अभी उन्होंने अटैक किया है तो इसका मतलब कल जो हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल फायर हुए यमन की जानिब से, उन्होंने काफी नुकसान पहुंचाया है. तो अब बेसिकली ये उसके जवाब के तौर पर इजराइल बता रहा है कि उन्होंने ये हमला किया है. अच्छा, अब नाज़रीन पहले मैं यमन का जो बयान है वो आपके सामने रखता हूं. यमन इस वक्त क्या तैयारी कर रहा है, उनके क्या स्टेटमेंट्स आ रही हैं और वो किस तरह से जवाबी हमले करने जा रहे हैं. एक तो यमन ने ये बताया है कि उन्होंने जो ऑयल टैंकर्स हैं वो खाली कर दिए थे. उनको कल ही पता चल गया था कि इजराइल जो है वो अटैक करेगा, तो उन्होंने ऑयल टैंकर्स हुदैदा के खाली कर दिए थे. और दूसरा उन्होंने बताया कि ये अमेरिका की ग्रीन लाइट के साथ हुआ है और अमेरिका बजाते खुद यमन को ढेर करने में नाकाम हुआ, हमारी विल को तोड़ने में नाकाम हुआ, और अब एक अलग लेवल का टेरर जो है वो अमेरिका और इजराइल और बरतानिया मिलकर फैला रहे हैं. अब जरा यमन के आने वाले स्टेटमेंट्स देखिए. द यूएस हैज फेल्ड इन इट्स एग्रेशन अगेंस्ट यमन एंड द ज़ायनिस्ट एनिमी विल आल्सो फेल टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स. अमेरिका ने पूरा जोर लगाया और वो फेल हुआ. ठीक है, कितने महीनों से बमबारी कर रहा है और इजराइल भी अपना सारा जो एग्रेशन वो कर ले, लेकिन उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी कामयाब नहीं होंगे. वैसे अमेरिका के ऊपर कल यमन ने भी अटैक किया है. 3 उनके जंगी जो बेड़े हैं उनको निशाना बनाया. तो ये अमेरिका का भी मामला था और इजराइल का भी मामला था. द यमनी आर्मी नोज हाउ टू डील विद बोथ द इजराइलीज एंड द अमेरिकन एनिमीज अलाइक. यमन को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अमेरिका और इजराइल दोनों के साथ किस तरह से निपटना है. द इजराइलीज, अमेरिकन एंड ब्रिटिश एनिमीज fear Yemen and are exploring ways to neutralize its weapons. ये तीनों कोशिश कर रहे हैं कि यमन के जो वेपन्स हैं उनको किसी तरह से न्यूट्रलाइज किया जाए. However, they fail and resort to targeting ports. लेकिन ये तीनों के तीनों जो दुनिया की सबसे बड़ी पावर्स हैं, दुनिया को चलाने वाले हैं, ये तीनों के तीनों यमन के वेपन्स को न्यूट्रलाइज करने में नाकाम रहे हैं. और अब उस नाकामी को छुपाने के लिए और अपनी एक हैबत बिठाने के लिए बंदरगाहों को निशाना बना रहे. बंदरगाहें तो पहले दिन से वहां पर थी, बंदरगाहें तो 8 अक्टूबर से वहीं की वहीं थी. ऑयल जो टैंकर्स हैं वो तो कभी भी निशाना बन सकते हैं, उसमें यमन की आर्मी का क्या ताल्लुक है. ठीक है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तो निशाना नहीं बनाया, उनके वेपन्स को तो निशाना नहीं बनाया, उनके फाइटर्स को तो निशाना नहीं बनाया जा सका, और यमन के जो हमले हैं वो तो नहीं रोके जा सके. रेड सी का जो रास्ता है वो तो नहीं खुलवाया जा सका. ठीक है, तो अचीव तो कुछ भी नहीं हुआ है. अब एक फिजाइया के जरिए ये सारा उनका एक आखिरी बयान देखिए. द यूएस इज अ की पार्टनर इन दिस एग्रेशन which will not go unanswered and unpunished. जो अमेरिका है वो बरह रास्त इसका जिम्मेदार है और ये मामला अनआंसर्ड और अनपुनिश्ड जो है वो नहीं जाएगा, यानी अमेरिका भी अंडर अटैक आएगा. वी हैव टेकन प्रिकॉशंस बाय एम्प्टीइंग ऑयल टैंक्स इन एडवांस एट रास ईसा एंड हुदैदा पोर्ट्स. दोनों पोर्ट्स के हवाले से बता रहे कि हमने जो ऑयल टैंकर्स है वो खाली कर दिए थे. बहरहाल अब नाज़रीन पहली बात तो ये है कि देखें ये एक बदमाशी है और इजराइल आमने सामने लड़ने की सलाहियत नहीं रखता है. गजा में जब उसकी फौज उतरी है उसका क्या हशर हुआ है ये सारी दुनिया ने देखा. एक छोटी सी तंजीम ने उसका क्या हशर किया जब इजरायली आर्मी वहां पर गई है, तो ये सारी दुनिया, तो वो बरह रास्त हिजबुल्लाह से यमन से किसी से लड़ने की सलाहियत नहीं रखता है. उनकी फौज पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुकी है. ठीक है, लेकिन चूंकि उसके पास एडवांटेज फिजाइया का है. अब फिजाइया तो देखिए ये तो एक आलमी साजिश है ना, आलमी साजिश के तहत किसी मिडिल ईस्ट के मुल्क को फिजाइया हासिल नहीं करनी दी गई. तो उनके पास F-35 तैयारे हैं, उनके पास बाकी तैयारे हैं. ना यमन के पास एयर डिफेंस है, ना लेबनान के पास एयर डिफेंस है, ना उनके पास फिजाइया है. तो ये तो इस यानी फिजाइया के मामले में तो कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है. असल जंग तो वो है ना कि जब जमीनी तौर पर लड़ी जाएगी. असल तो वो है ना कि जब इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करेगा और जब वहां से फातेह होकर निकलेगा तो फिर बात समझ में आएगी. यहां तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है. यानी डिफेंसलेस पीपल यमन के हैं, डिफेंसलेस पीपल शाम के हैं और लेबनान के हैं और इराक के हैं, तो वो वहां पर जाकर निशाना बना रहे हैं. तो ये कोई अचीवमेंट नहीं है. ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक टेरर फैलाने की कोशिश है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है. अचीवमेंट वो होगी
جب وہ لیبنان میں اتریں گے اور لیبنان کو قبضہ کریں گے اور حزب اللہ کو ختم کریں گے، پھر ساری دنیا مانے گی کہ انہوں نے اچیومنٹ حاصل کیا۔ یہ بمباری کرنا اور سویلین ایریاز کو نشانہ بنانا، بندرگاہوں کو نشانہ بنانا، یہ کوئی یہاں پر اچیومنٹ نہیں ہے۔ تو بہرحال جو بھی ہے، اسرائیل یہ سارا کچھ کرتا رہے گا، اس کی روایت ہے اور دہائیوں سے چلی آ رہی ہے، اور وہ ایسے ہی کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ اور یہ سارا کچھ امریکی گرین لائٹ کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ ڈسکشن بھی نہیں ہے۔ ابھی بہت سارے بیانیے اور میڈیا گیمز چلتے رہتے ہیں کہ یہ امریکہ کو پتہ نہیں تھا۔ اچھا، امریکہ کہتا ہے کہ ہم تو بڑی جنگ نہیں چاہتے، ہم تو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ہم اب ان تمام چیزوں کو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتے، کیونکہ یہ ٹائم ویسٹ ہے کہ امریکہ کہتا ہے کہ وہ جنگ نہیں چاہتا اور وہ بالکل اسرائیل کو روک رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ امریکہ کی مرضی کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کو اب آئندہ ہم ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیں گے، کیونکہ یہ صرف اور صرف ٹائم ویسٹ ہے۔ ہاں، جو نیریٹیوز بن رہے ہیں وہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اب ناظرین، بات یہ ہے کہ یمن کا امیجیٹ رسپانس اب اگلے گھنٹوں میں آپ دیکھیں گے، امیجیٹ رسپانس، کیونکہ اب اس پر انتظار نہیں ہوگا۔ اور دوسرا، اسرائیل جو ہے وہ ایران کو بھی تھریٹ کر رہا ہے۔ We tell Iran that whoever threats Israel will strike him no matter the distance۔ اب وہ یمن پر حملہ کرنے کے بعد ایران کے نام انہوں نے پیغام جاری کیا ہے کہ جو بھی ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا ہم اس کو اٹیک کریں گے no matter how distance، کہ جتنا مرضی فاصلہ ہو۔ اور یہی بات نیتن یاہو نے یونائٹڈ نیشن میں کھڑے ہو کر دھمکی لگائی تھی کہ ہمارے ہاتھ بہت لمبے ہیں اور ایران میں کسی بھی کونے میں پہنچ سکتے ہیں۔ تو ایک بار پھر جو ہے وہ دھمکی لگا دی گئی ہے۔ اب یہ نیا منظر نامہ کیا بن رہا ہے، یہ آخر میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلے باقی جو تمام خبریں آ رہی ہیں وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ حزب اللہ کے حوالے سے بہت بڑی خبریں اس وقت رپورٹ ہو رہی ہیں، اور سب سے بڑی خبر اس وقت یہ ہے کہ حزب اللہ کے تمام لیڈرز اس وقت ریپلیس ہو چکے ہیں۔ یہ حیران کن صلاحیتوں کا مظاہرہ ہے۔ یہ کوئی نان سٹیٹ ایکٹر، کوئی دنیا کی نیشنل آرمی بھی نہیں کر سکتی ہے کہ ان کا چیف سے لے کر نیچے تک جو 40 کمانڈرز ہیں، چیف سے لے کر 40 کمانڈرز، ایک ایک ڈپارٹمنٹ کا، ایک ایک یونٹ کا کمانڈر جو ہے وہ شہید ہو جائے، اور ودن 48 آورز وہ سارے کے سارے ریپلیس ہو جائیں۔ یہ دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ تو تمام کے تمام کمانڈرز، اور سب سے اوپر چیف یعنی حسن نصر اللہ کی جگہ جو ان کے کزن سیف الدین، وہ آ چکے ہیں، انہوں نے کنٹرول سنبھال لیا ہے، اور اب ان کی سرپرستی میں حملے شروع ہونے جا رہے ہیں۔ اور سیف الدین کا جو بیان سامنے آیا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ ایک بیان بالکل واضح اشارہ ہے کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ لیکن بات یہ کرنے والی ہے کہ حزب اللہ نے یا حماس نے 4 دہائیوں سے اسی لمحے کی تیاری کی تھی۔ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ اسرائیل کی فضائیہ کیا کر سکتی ہے، یا اسرائیل سائبر اٹیکس کے ذریعے کیا کچھ نہیں کر سکتا؟ تو ان کو پتا تھا، اور اسرائیل کی تاریخ ہے کہ وہ کمانڈرز ہی کو نشانہ بناتا ہے۔ تو حزب اللہ نے کیا کیا تھا کہ پچھلی دہائیوں میں اسی لمحے کی تیاری کی تھی کہ اگر کمانڈرز اس لیول کے اوپر شہید ہو جائیں اتنی بڑی تعداد کے اندر، تو بھی اس آرگنائزیشن کی جو سٹرگل ہے، جو ریزسٹنس ہے، اس کے اندر کوئی فرق نہ پڑے۔ تو ذرا سب سے پہلے سیف الدین جنہوں نے اب محاذ سنبھال لیا ہے، حالانکہ یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ جو نیا کمانڈر ہوگا ان کا نام خفیہ رکھا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ عمومی طور پر ایک حکمت عملی ہوتی ہے کسی بھی جنگ کے اندر۔ لیکن دوسری بات یہ تھی کہ دیکھیں جیسے حسن نصر اللہ سامنے آتے تھے اور جو ہے وہ لوگوں سے خطاب کرتے تھے، تو ساتھ ساتھ یہ دیکھیں نا سائیکولوجیکل وار بھی ہے اور یہ ایک میڈیا وار بھی ہے۔ تو حزب اللہ کے چیف کا میڈیا پر آنا ضروری ہے، نیریٹیوز بنانا اور جو اسرائیل کے نیریٹیوز ہیں ان کا سامنا کرنا ضروری ہے۔ تو شاید اسی لیے ان کا نام جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا، اور ان کا جو پہلا بیان سامنے آیا ہے یہ ذرا دیکھیے۔ My message to the Zionists, your celebrations will not last long۔ صہیونیوں کو انہوں نے پیغام جاری کیا کہ تمہاری جو سیلیبریشنز ہیں وہ زیادہ دیر تک اب چلنے والی نہیں ہیں۔ یہ ان کا سب سے پہلا بیان جو ہے وہ اس وقت سامنے آیا ہے، اور اس سے پہلے یہ رپورٹس بتا رہی تھی کہ جو سیف الدین ہیں وہ حسن نصر اللہ سے کئی گنا زیادہ اگریسو ہیں۔ ایک طرف تو وہ اگریسو ہیں، دوسرا ذرا دیکھیے تو صحیح کہ صورتحال کیا بنی ہے۔ یعنی حسن نصر اللہ شہید ہو گئے، اور پورا لیبنان اس وقت ایٹ سٹیک ہے، اور شدید ترین بمباری ہو رہی ہے، لاکھوں لیبنیز اس وقت انڈر اٹیک آئے ہوئے ہیں۔ تو ایک طرف اسرائیل کا جو بربیرینزم ہے وہ سب سے عروج پر پہنچا ہوا ہے۔ تو ذرا دیکھیے سیف الدین اس کا کس طرح سے جواب دیں گے۔ یہ آنے والے گھنٹے، خاص کر یہ 24 گھنٹے، یہ بہت اہم ہیں اس ساری چیزیں کلیئر کرنے کے حوالے سے۔ All assassinated حزب اللہ commanders have been replaced by new commanders۔ تمام جتنے بھی شہید ہوئے ان کی جگہ پر نئے کمانڈرز آ چکے ہیں۔ حزب اللہ has trained strong elements for 4 decades and the leaders are being replaced immediately۔ 4 دہائیوں تک تیاری کی گئی ہے، اور مطلب ان سارے پہلوؤں کے مطابق کہ کیا کیا میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر ان کی جو مین چین آف کمانڈ ہے وہ بھی اگر ٹوٹ جاتی ہے، اگر مین کمانڈ سینٹر سے رابطہ نہیں رہتا، اگر
وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو چھوٹے چھوٹے گروپس کے اندر حزب اللہ اس حد تک ٹرین ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے گروپس بنا کر لڑ سکتی ہے. تو اصل کہانی تو تب شروع ہوگی نا جب اسرائیل داخل ہوگا. یہ فضائیہ اور حملے ان کا تو حزب اللہ کچھ نہیں کر سکتی, ان کے پاس تو ایئر ڈیفنس نہیں ہے. اصل لڑائی تو وہ ہے نا جب اسرائیل داخل ہوگا اور پھر دنیا کے سامنے نتیجہ آ جائے گا. حزب اللہ strikes against the Zionist entity continue rapidly and are carried out under the supervision of the new leaders. اب یہ جو سلسلہ اس وقت بھی سٹرائکس ہو رہی ہیں اور وہ نئے لیڈرز کی سپرویژن کے اندر یہ سٹرائکس ہو رئی ہیں, اور آگے جو اصل ریٹیلیشن ہونی ہے, جو اصل جواب دیا جانا ہے, وہ یہ سارے نئے لیڈرز اب سپروائز کریں گے. There is no vacant leadership position in حزب اللہ. ایک بھی پوزیشن ایسی نہیں بچی ہے جہاں پر کمانڈر موجود نہ ہو, جہاں پر سپروائزر موجود نہ ہو. ایک بھی پوزیشن اس وقت نہیں ہے حزب اللہ کی آرگنائزیشن میں. تو یہ بہت غیر معمولی ہے اور یہ ان کا جذبہ ہے, اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ موومنٹ کو ختم نہیں کیا جا سکتا, آئیڈیالوجی کو ختم نہیں کیا جا سکتا. ممکن ہے یہ سارے کے سارے کمانڈرز دوبارہ بھی شہید ہو جائیں, تو ان کے پیچھے بھی لائن لگی ہوئی ہے. یہی ہم آپ کو بات بتا رہے ہیں کہ جو لیبنان اور حزب اللہ کو جانتے ہیں, وہاں پر ایک کے پیچھے 10 بندے مزید تیار ہوتے ہیں کہ اس کی جگہ لینے کے لیے 10 کو پیچھے تیار رکھا ہوتا ہے. یہ ان کی اسٹریٹجی ہے, کیونکہ وہ ساری طرح سے جانتے ہیں کہ وہ کس سے لڑ رہے ہیں اور وہ کتنا باربیرک ہے اور کتنا ظالم ہے. اب ناظرین, خبر جو گراؤنڈ آپریشن کے حوالے سے آ رہی ہے وہ یہ ہے, اسرائیلی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ کنسنسس ہو چکا ہے اسرائیل کے اندر, ایک لمیٹڈ سکیل کا پہلا آپریشن ہونے جا رہا ہے. کنسنسس ود ان دا پولیٹیکل سسٹم ان اسرائیل ٹو لانچ ا لمیٹڈ گراؤنڈ آپریشن ان لیبنان. اسرائیلی میڈیا سب سے بڑی خبر یہ شیئر کر رہا ہے کہ کنسنسس ہو چکا ہے اور لمیٹڈ سکیل کا جو آپریشن ہے وہ اس وقت اسرائیل کرنے جا رہا ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو یہ سارے فضائی حملے ہو رہے ہیں, ہم تو آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایویڈنس ہے کہ یہ گراؤنڈ آپریشن, یہ پری فیز ہیں گراؤنڈ آپریشن کے یہ فضائی حملے. آپ نے جب پرانی جنگوں کے بارے میں دیکھا ہے فلموں میں یا پڑھا ہے, تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ سامنے سے جب فوج بھاگ کے آ رہی ہوتی ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے تیر برسائے جاتے ہیں, یعنی ایک فضائی حملہ ہوتا ہے. یہ کسی بھی جنگ کا جو پہلا فیز ہوتا ہے وہ ہوتا ہی فضائی حملہ ہے. پرانے زمانے میں اگر فضائی حملہ تیروں کی صورت میں تھا تو وہ تیر برسائے جاتے تھے, آج جنگی جہازوں کی صورت میں ہے تو وہ جا کر بم گرا رہے ہیں. تو یہ جو فضائی حملے ہیں یہ بیسیکلی گراؤنڈ آپریشن یا جو زمینی جنگ ہوتی ہے یا جو آمنے سامنے فائٹ ہوتی ہے اس کا پری فیز ہوتا ہے. آپ غزہ میں دیکھیں, کیا یہی صورتحال نہیں تھی؟ پہلے اسرائیل نے بمباری کی, اور اسرائیل کی یہ اسٹریٹجی یہ ہے, ہمیشہ وہ یہی کرتا ہے کہ شدید ترین بمباری کرتا ہے اور پھر اس کی فوج جو ہے وہ داخل ہوتی ہے. شدید ترین بمباری کے ذریعے وہ جتنا نقصان پہنچا سکتا ہے وہ پہنچاتا ہے. جیسے جب تیر برسائے جاتے ہیں تو اس کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ فوجی مارے جا سکے ان کو مار دو تیروں کے ذریعے. تو یہ فضائیہ بھی یہی کرتی ہے, آج کل یہی کر رہی ہے, اور اسرائیل کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ وائلنٹ ترین بمباری بغیر اس کا ڈیفرنس کیے کہ کہاں پر سویلینز ہیں کہاں پر کیا ہے, اس کا ڈیفرنس کیے بغیر شدید ترین بمباری کی جائے. تو گراؤنڈ آپریشن تو ہونا ہی ہونا ہے, اور آغاز لمیٹڈ سے ہوگا, یہ بات بھی بالکل صحیح ہے. یعنی اسرائیلی فوج جائے گی, پھر واپس آ جائے گی, پھر جائے گی, پھر واپس آ جائے گی, اور پھر ایک فل بلون جو گراؤنڈ آپریشن ہے وہ شروع ہو جائے گا. تو اصل لڑائی جو ہے وہ وہاں سے شروع ہوگی. اچھا, اب ناظرین, جو بشار الاسد ہیں ان کے حوالے سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے. انہوں نے لیٹر بھیجا ہے حسن نصر اللہ کے نام, ان کی فیملی کے نام اور حزب اللہ کے نام. ایک تو انہوں نے تعزیت کی ہے اور ساتھ انہوں نے بتایا ہے کہ شام اور لیبنان ساتھ ساتھ ہیں, شام اور حزب اللہ ساتھ ساتھ ہیں, اور ہم پوری طرح سے اس زائنسٹ اینٹیٹی کو کنفرنٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ہمیں پورا کانفیڈنٹ ہے کہ حزب اللہ مکمل طور پر جو ہے وہ اس سے باہر آئے گی اور اسرائیل کو کنفرنٹ کرے گی. بشار الاسد sends a message to the resistance in Lebanon and the family of martyr Sayyid Hassan Nasrullah. Over the past decades, you have demonstrated resilience, strength, determination, and cohesion, making you stronger and tougher than any calamity. The resistance does not weaken with the martyrdom of its leaders, but rather remains firmly rooted in the hearts and minds. Leaders کے جانے سے resistance کبھی بھی کمزور نہیں ہوتی ہے, بلکہ یہ لوگوں کے دلوں میں بستی ہے, اور یہ ایک نظریہ ہے جس کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا. اسرائیلی آرمی نے تو حماس کے حوالے سے کہہ دیا تھا کہ اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے, یہ تو پھر بھی حزب اللہ ہے. The martyr Hassan Nasrullah will never become merely a legend, but will remain a path that produces reality. حسن نصر اللہ صرف ایک لیجنڈ کے طور پر نہیں ان کو دیکھا جا رہا, بلکہ ان کو ایک ایسے پاتھ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جس کے اوپر
यानी जिनके नक्शे कदम के ऊपर सब चलेंगे, एक रास्ता जो है उन्होंने तय कर दिया है। और सब वी आर कॉन्फिडेंट दैट द लेबनीज नेशनल रेजिस्टेंस विल कंटिन्यू इट्स स्ट्रगल फॉर जस्टिस इन द फेस ऑफ द ऑक्यूपेशन। कब्जे के खिलाफ हिजबुल्लाह जंग जारी रखेगी, हम ये पूरी तरह से जानते हैं और हम पूरी तरह से इसके लिए तैयार हैं। अच्छा, अब इसी दरमियान जो खबर आ रही है अमेरिका के हवाले से, वो ये है कि अमेरिका ने अपने जो ट्रूप्स हैं उनकी तादाद बढ़ा दी है। ठीक है, मतलब हम देख रहे हैं कि ये ऑलमोस्ट फोर्थ टाइम है इस हफ्ते के अंदर, ये चौथी मरतबा है कि अमेरिका कह रहा है कि वो मजीद फौजें भेज रहा है। तो वही बात हो गई, जब आज से 3 माह पहले जंगी हथियारें मिल रहे थे इसराइल को, तो हम कहते थे कि ये गजा के लिए नहीं है, गजा के लिए उनको जंगी हथियारों की जरूरत नहीं है, ये लेबनान के लिए हैं, ये ईरान के लिए हैं, ये यमन के लिए, ये बाकियों के लिए हैं। तो आज जब अमेरिका हफ्ते में चौथी मरतबा मजीद फोर्सेस भेज रहा है, तो ये किसके लिए मजीद फोर्सेस भेजी जा रही हैं? तो ये वाज़ेह तौर पर है कि वो ईरान जंग की तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ अमेरिका ईरान के खिलाफ मुसलसल चार्जशीट कर रहा है, मुसलसल नैरेटिव्स वहाँ पर बना रहा है। दुनिया की हर बुराई का जड़ उसको जो जिम्मेदार है ईरान को ठहराया जा रहा है। और ये कि मिडिल ईस्ट के लिए खतरा है, वर्ल्ड सिक्योरिटी के लिए ईरान खतरा है, इलेक्शंस में ईरान खतरा है, साइबर सिक्योरिटी में ईरान खतरा है, हर जगह ईरान खतरा है। पेरिस में ओलंपिक्स में कुछ हो जाए तो ईरान है, हर जगह ईरान है। तो वो साथ साथ नैरेटिव बन रहा है और अमेरिका लो प्रोफाइल रहते हुए अपनी एक्टिविटीज के बारे में ज्यादा नहीं बता रहा, लेकिन लो प्रोफाइल रहते हुए इस हफ्ते में 4 मरतबा उसने फोर्सेस भेज दिए हैं और अभी वो कह रहे हैं कि एयर डिफेंस भी मजीद जो है वो रवाना कर रहे हैं। तो ये एक मतलब वाज़ेह तौर पर इशारा है बड़ी जंग के लिए। अच्छा, अब आखिर में इन सारे सिनेरियो में जो ताज़ा तरीन डेवलपमेंट हुई है, और वैसे पल पल सूरत हाल बदल रही है, लेकिन अब जो ताज़ा तरीन स्ट्रेटजी इसराइल की है, जो नया मंजरनामा है, उसमें अगर हम देखें तो इसराइल की ये वाज़ेह स्ट्रेटजी है कि वो तो रुकने वाला नहीं है, यानी वो बमबारी में कमी नहीं करेगा बल्कि तेजी ही करेगा। तो इसराइल की इस वक्त स्ट्रेटजी ये है कि वो शदीद तरीन बमबारी करे लेबनान में, यमन में, इधर उधर हर जगह के ऊपर, और हर सूरत में ये यकीनी बनाए कि 2, 4, 5 दिनों के अंदर अंदर ईरान ड्रैग हो जाए। ईरान की स्ट्रेटजी ये है कि वो 15-20 दिन डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो ताकि अपना न्यूक्लियर बना सके, लेकिन इजराइल ये नहीं होने देगा। अब ईरान को 20 दिन क्यों चाहिए, या न्यूक्लियर बनाने से पहले वो हमला क्यों नहीं करना चाहता? उसकी वजह नाज़रीन ये है कि ईरान को बहुत अच्छे तरीके से पता है और सारी दुनिया को वैसे पता है कि अगर ईरान अटैक करता है तो इजराइल उसका जवाब न्यूक्लियर से देगा, यानी इजराइल हमला करेगा थ्रू न्यूक्लियर। तो जो ईरान का प्रोग्राम है वो तो तबाह हो जाएगा ना। तो ईरान दोबारा से न्यूक्लियर नहीं बना सकेगा, कभी भी नहीं बना सकेगा, कम से कम अगले 50 सालों में तो नहीं। तो ईरान इसलिए अटैक नहीं कर सकता है। और उधर से इजराइल क्या कर रहा है कि वो हर सूरत में यकीनी बना रहा है कि ईरान हमला करे, ईरान इसके अंदर ड्रैग हो जाए, तो वो शदीद तरीन बमबारी करेगा। एक घंटे में आप देखेंगे कि ये सूरत हाल मजीद बदतर होती चली जाएगी। और अगर बमबारी के जरिए भी ईरान मजबूर ना हुआ तो वो ग्राउंड ऑपरेशन करेगा, फिर ईरान की जो डिप्लोमेटिक फैसिलिटीज हैं उनके ऊपर हमला करेगा और कहेगा ये तो टेररिस्ट ठिकाने थे जिनको हमने निशाना बनाया। यानी वो हर हद तक जाने वाला है और वो कभी भी 15 दिन का मौका ईरान को नहीं देगा। तो इसलिए अगले और जो 15-20 दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि इजराइल ने हर सूरत में कोशिश करनी है, चाहे उनको तेहरान में क्यों ना अटैक करना पड़े, मतलब हर सूरत में वो प्रवोक करने की कोशिश करेंगे ईरान को कि वो अटैक करे, ताकि उसका जवाब वो न्यूक्लियर से देंगे, हर सूरत में न्यूक्लियर से देंगे। और न्यूक्लियर का बयानिया तो वो कब से बना रहे हैं कि हमने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना है। अच्छा, तो अब देखते हैं कि ईरान कितनी देर तक वेट कर सकता है। लेकिन जो भी है, एक बात तो ईरान को करनी पड़ेगी और वो ये है कि ईरान अगर डायरेक्टली अटैक करता है या नहीं करता तो वो ठीक है, न्यूक्लियर बनाए अपना, लेकिन रेजिस्टेंस अब वेट नहीं कर सकती है। रेजिस्टेंस को पूरी शिद्दत के साथ इसराइल पर हमलावर होना होगा। ठीक है, ये अब वो मजीद इंतजार नहीं कर सकते हैं, अब उनको पूरी ताकत के साथ इसराइल के ऊपर हमलावर होना होगा, यही वो तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस सब में न्यूक्लियर सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ऊपर न्यूक्लियर है, बाकी चीजें सेकेंडरी हैं, क्योंकि न्यूक्लियर ने ही गेम चेंज करनी है। वगरना देखें इजराइल को कितना टाइम लगेगा लेबनान और यमन और ईरान और इराक और शाम जो भी हैं उनको तबाह करने में। एक कंट्री को तबाह करने में उनको 30 मिनट चाहिए। अगर लेबनान को तबाह करना चाहते हैं तो सिर्फ 30 मिनट उनको चाहिए, शायद लेबनान के लिए उनको सिर्फ 15 मिनट लगे। अगर वो न्यूक्लियर लेबनान के ऊपर गिराएं तो सिर्फ उनको 15 मिनट चाहिए, और ईरान के लिए चलो आधा घंटा कर लें या 1 घंटा कर लें। तो अगर न्यूक्लियर नहीं है तो फिर मामलात जो है वो खराबी की तरफ जा सकते हैं। तो इसलिए रेजिस्टेंस लड़े, लेकिन वो न्यूक्लियर बनाना हर सूरत में ज़रूरी है। और ईरान हर कीमत चुकाने के लिए तैयार है, लेकिन न्यूक्लियर से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। और वहाँ पर रशिया के जो साइंटिस्ट हैं या इंजीनियर्स हैं वो इस वक्त पहुँचे हुए हैं ईरान में और पूरी सपोर्ट जो है वो दे रहे हैं
اس کی کنفرمڈ رپورٹس پہلے بھی آ چکی ہیں. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.